हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ को सबसे पहले लिया है। उसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर 9 तक कम्प्लीटली अच्छे से करा दिया है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस लेक्चर्स को देखने से पहले आप मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से देखें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप उसे अच्छे से नहीं देखेंगे आपको आगे अच्छे से पता नहीं चलेगा, ठीक है? आज से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10, इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इन सभी में आर्ट एंड कल्चर से लेके एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट आता है और उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो चैप्टर 10 है ये आपके सभी डाउट्स को पूरा करेगा, ठीक है? आपको पता है दोस्तों कि जो एनसीईआरटी है वो स्टोरी वे में लिखता है बुक्स को। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, देखते हैं वो क्या सोच रहा है। मरुत्सामी, इसका नाम है दोस्तों मरुत्सामी। आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता वह प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया, ठीक है? दिख रहा है ये दिव्यांग है। उसके भाई ने उसको एक व्हील चेयर पर, पहिएदार कुर्सी पर, आपको पता है ना दोस्तों दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग चेयर आती है, उस पर बिठाकर उसको कुतुब मीनार घुमाने ले आया। साथ ही उसे प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने भी ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना मुश्किल था। अपनी इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों? उसे रैंप के सहारे आना पड़ा था। यहाँ पे आप देख सकते हो। धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। हड़प्पावासी क्या थे दोस्तों? कुशल शिल्पी। उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। हड़प्पावासियों को तांबे के बारे में सॉरी दोस्तों, तांबे के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया था? कांसा। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ठीक है? याद रखना लोहे का 3 प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों लोह स्तंभ के बारे में। लोह स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर में ये आपको पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लोह स्तंभ के बारे में। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यह लोह स्तंभ कहाँ आया हुआ है। तो देखिए, यह दिल्ली में मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई याद रखिए 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा और निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इस पर दोस्तों जो अभिलेख होगा ना उससे हमें जानकारी मिलती है कि यह स्तंभ कब बना हुआ है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। कौन से दोस्तों? यहाँ पे किसका उल्लेख किया गया? चंद्र नाम के शासक का, जो संभवतः कहाँ से बिलोंग करते थे? गुप्त वंश। आश्चर्य की बात यह है कि इनकी इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। सबसे शॉकिंग बात क्या है दोस्तों? इतनी शताब्दी हो गई लेकिन इस पर क्या नहीं लगा है? जंग। अगर आपके घर में कोई ग्रिल होगा लोहे का, देखिए थोड़ी भी बारिश होती ना उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं कुतुब मीनार है, ये तो 1500 साल पहले, फिर भी इसमें जंग नहीं लगी है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे या तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता थी,
प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। सभी स्तूपों के भीतर क्या रखा था दोस्तों? छोटा सा डिब्बा। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोल रहा है इसमें कि हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? स्तूप। तो जो दोस्तों स्तूप है ना, स्तूप में क्या होता था? स्तूप में एक डिब्बा रखा होता था। क्या? डिब्बा। और उस डिब्बों में अक्सर किसके अवशेष मिलते हैं? बुद्ध के। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्तूप में किसके अवशेष मिलते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। जो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं ना, और कीमती पत्थर मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? धातु मंजूषा। ये रहा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। ठीक है, प्रारंभिक जो स्तूप है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा एक मिट्टी का टीला। स्तूप क्या है दोस्तों? ये स्तूप एक मिट्टी का क्या है? टीला है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये जो मिट्टी का टीला था इसको कौन सा रूप दे दिया गया दोस्तों? गुंबद का आकार इसे दे दिया गया। ठीक है, मिट्टी के पत्थरों से इसको क्या बना दिया गया दोस्तों? गुंबद। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रदक्षिणा पथ क्या है। तो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता था। इसे रास्ते की रेलिंग से क्या कर देते थे? घेर देते थे। जैसे दोस्तों ये स्तूप है ना, ठीक है, ये स्तूप है, इसके चारों ओर क्या होता था? प्रदक्षिणा पथ, और इसको क्या करते थे? रेलिंग से घेर देते थे। ठीक है, जो रेलिंग से घेर देते थे तो उसे कहते थे, ये दिख रहा होगा ना दोस्तों, ये रेलिंग है ना, इसको हम कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं दोस्तों? वेदिका। सारे टर्म आपको याद रखने हैं कि स्तूप के जो आजू बाजू का क्षेत्र था उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, जो रेलिंग से उसे घेर दिया जाता था, जिस रेलिंग से उसे कहते हैं वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये जो रेलिंग है ना और तोरण, ये दिख रहा है दोस्तों, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये तोरण। ये किससे? मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्तूप मिला है? अमरावती में 2000 साल पहले। और इस स्तूप पर सजाने के लिए से शिलाओं से मतलब इनके पत्थरों पर क्या उकेरा गया है? चित्र। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्ति या चित्रों द्वारा दर्शाया जाता था, सजाया जाता था। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी होते थे ना, पहाड़, उनको काट कर क्या बनाया जाता था? गुफा। और जो गुफा है, गुफा को मूर्ति और चित्र द्वारा क्या करते थे? सजा देते थे। बन गया एक अच्छी गुफा बन गई। समझ में आया दोस्तों? आप लोग अजंता जाओगे ना तो वहाँ पे ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि पहाड़ों को काट कर क्या बनाया? गुफा, और गुफा के अंदर मूर्ति और चित्रों द्वारा उसे क्या कर दिया? सजा दिया। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव, ठीक है, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ सब इसमें इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, पूजनीय स्थल मंदिर। ठीक है, क्या था? मंदिर था पूजनीय स्थल। मंदिर में जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसे हम क्या कहते थे दोस्तों? जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसे कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, इस गर्भगृह में ब्राह्मण, पंडित, पुजारी लोग क्या करते थे? पूजा अनुष्ठान करते थे। ठीक है, ये मंदिर को बहुत ही आकर्षक दिखाने के लिए इसका जो ऊपर टीले तक इसे बनाया जाता था, इसे क्या कहते थे हम लोग? शिखर। क्या कहते थे दोस्तों? शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए, ठीक है, देखिए,
शिखर के निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है दोस्तों, मंदिर में आप जब जाओगे ना तो आपको सबसे पहले एक मंडप दिखेगा जहाँ पे लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं। फिर आपको एक मेन गर्भगृह दिखेगा जहाँ पे मेन भगवान और देवी देवताओं की मूर्ति होती है। तो यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से यहाँ कुछ दिखाए गए हैं। पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर ये देखिए दोस्तों, ये पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर, या लगभग कितने साल, 1500 साल पहले। ठीक है, 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम कि काश्मिक मंदिर है। एकाश्मिक मतलब एक पत्थरों से ही बनाया गया। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एकाश्म। ठीक है दोस्तों, मोनोलिथ, जब भी हम एक ही पहाड़ को, ठीक है दोस्तों, एक ही पहाड़ को तराश कर मंदिर बनाए तो उसे क्या कहते हैं, एकाश्म। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भी भिन्न होते थे। ठीक है, ईंटों से जो भी मंदिर बनते थे उनसे ये भिन्न होते थे। एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब है मंदिर के बारे में, आप देख लीजिए। ये है दुर्गा का, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ऐहोल का क्या है, दुर्गा मंदिर। ठीक है, बस आपको ये बताना है ऐहोल किसकी राजधानी थी, पांड्य की राजधानी थी या चालुक्यों की पल्लवों की राजधानी थी या चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो भी स्तूप है, मंदिर है, इन्हें बनवाने के लिए ना बहुत ही खर्चा लगता था, इसीलिए कोई आम जनता इसे नहीं बनवाती थी, उस जगह के राजा ही इसे बनवाते थे। पहला काम कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। देखिए दोस्तों, अगर मंदिर अच्छा बनवाना है तो क्या ढूंढ के लाना होगा, अच्छे किस्म का पत्थर। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। ठीक है दोस्तों, पहला काम तो क्या है कि मंदिर बनाना है तो अच्छे शिलाखंड चाहिए, मतलब अच्छे अच्छे पत्थर चाहिए। जब अच्छे अच्छे पत्थर मिल जाए तो उन्हें उस सभी पत्थरों को उस स्थान पर लेके जाना है जहाँ पे मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों और फर्शों, छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। एक मिनट, आप लोग ये देख सकते हैं ना दोस्तों, कैसे इन्होंने पत्थर, ये देख रही है पत्थर है, उसको तराश कर इन्होंने क्या बनाया, गुफाएं बनाई हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा और रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। ठीक है दोस्तों, क्या होता था, जब ये शानदार ढांचों का निर्माण हो जाता था तो उसके बाद कुछ जो भी भक्त लोग थे वो क्या लाते थे, उपहार लाते थे। उन उपहारों का प्रयोग इमारत की सजावट के लिए किया जाता था। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची की एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। ठीक है, किसने खर्च दिया था, जो लोग भी हाथी दांत का काम करते हैं ना, उनके श्रमिकों ने। ठीक है, सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार बनाने के लिए पैसे दिए थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी पुरातात्विक स्थल पर जाते हैं, ठीक है, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखकर सोचना है
कि इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी है और बहुत लोगों ने योगदान दिया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन सभी चीज़ों की सुरक्षा रखना, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं करना। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों चित्रकला के बारे में। ठीक है, मानचित्र 7 में ढूंढना है। अजंता कहाँ है? यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। ओके दोस्तों, विहार क्या है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि विहार क्या है। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। देख रहे हो दोस्तों, मतलब कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है। आज के ज़माने में हम पेंटिंग के लिए कितने कोर्स करते हैं, अलग से बैचलर ऑफ आर्ट्स में हम लोग जाते हैं। ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर में जाते हैं। उस टाइम पे ऐसे कोई पढ़ाई नहीं थी, फिर भी लोगों ने इतनी अच्छी ड्राइंग की है। अंधेरों में उन्होंने मशालों की रोशनी में चित्र बनाए हैं और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है अज्ञात है। देख रहे हो दोस्तों, ये डिज़ाइन देख के आप लोग आज की जो भी कारीगरी है वो भूल जाओगे, इतनी अच्छी चित्रकारी है ये। अब हम लोग आते हैं, देखिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा बाकी है, हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए पुस्तकों की दुनिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुस्तकों की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कहानियां। ठीक है दोस्तों, जो भी पुस्तकें लिखी गई है उसमें स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इन करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना किसने की है? इलंगो आदिगल ने की है, नामक कवि ने की है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर रहा। वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, कोवलन नाम का एक व्यापारी था, वो अपनी पत्नी की उपेक्षा करने लगा। उसकी पत्नी का नाम कन्नगी था और एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उससे मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है दोस्तों, ये जो सिलपद्दिकारम है ना, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सिलपद्दिकारम में किस नाट्यकारों की चर्चा की गई है? तो कोवलन, कन्नगी और उनकी पत्नी, उनकी जो प्रेमिका थी माधवी। फिर सिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन, ये स्टोरी है, यहाँ पे देखते हैं। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। अंडरलाइन कीजिए, सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलन कौन? व्यापारी। माधवी कौन? उसकी प्रेमिका। ठीक है दोस्तों, प्रेमिका थी माधवी। उनकी बेटी की कहानी कहाँ पे देखने को मिलेगी? मणिमेखलाई में। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। अन्य लेखक थे कालिदास। इनके बारे में हमने चैप्टर 9 में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे का जो भी लेक्चर्स है हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखते हैं। ठीक है दोस्तों।